हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल की मैराथन क्लास देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान का जो भी प्रश्न आपका आता है या बिहार सामान्य में जितना भी है, सब कुछ इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, जितने भी आपके बिहार स्पेशल से प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न आप करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है कि हम संपूर्ण बिहार को कवर करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखने जा रहे हैं तो आप कॉपी और कलम लेकर के भी बैठिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे वह आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। सबसे पहले दोस्तों, हम जो है कि सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि बिहार में कितने जिले हैं, बिहार की राजधानी क्या है, लेकिन हम पूरा शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और जितने भी हैं सब कुछ खत्म करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहार के जिलों के बारे में। तो बिहार में कितने जिले आपके हैं? तो बिहार में अगर हम जिलों के बारे में बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार में उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? पटना में है। तो यह सब आपको पता ही होगा। चलिए अब हम कुछ राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। यह दोस्तों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें राजकीय चिन्ह का, तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वह आपका क्या है? बोधि वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, जो बोधि वृक्ष है बिहार का, वही आपका राजकीय चिन्ह है। चलिए अब हम बात करते हैं राजकीय पशु का। तो बिहार का जो राजकीय पशु वह क्या है? वह आपका बैल है। जी हाँ दोस्तों, बैल बिहार का राजकीय पशु है, तो याद रखिएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी बिहार का क्या है? गौरैया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अगर भारत का पूछ दिया जाए तो भारत का मोर आपका होता है, तो वहीं पर, लेकिन इसमें पूछा है कि राजकीय पक्षी बिहार का, तो वह आपका गौरैया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कि राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो वह आपका गेंदा है। जी हाँ दोस्तों, राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका पीपल है। तो यह सब आप याद रखिएगा। यह जो राजकीय प्रतीक है, इसको तो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो यह राजकीय वृक्ष है यह बहुत बार पूछा गया है। बहुत से लोग जो है कि इंडिया का मार के चले आते हैं, बरगद लगा देते हैं, लेकिन बिहार का आपका पीपल होता है। तो याद रखिएगा। और पिछली बार बीपीएससी में तो राजकीय पुष्प भी पूछा था कि राजकीय पुष्प क्या है बिहार का, तो वह आपका गेंदा हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला हमने जो प्रतीक लिया है वह आपका है राजकीय वृक्ष, आपका पीपल है, जैसा कि हमने पीछे ही बताया। और राजकीय खेल के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का जो राजकीय खेल है वह आपका कबड्डी है। जी हाँ दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में यह क्वेश्चन आपका आ जाए। अगला अगर हम बात करें राजकीय मछली की, तो बिहार का जो राजकीय मछली है यह आपका देसी मांगुर है। जी हाँ दोस्तों, देसी मांगुर बिहार का राजकीय मछली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राजकीय भाषा की। तो बिहार में देखिए 2 भाषाएं आपकी हैं। एक प्रथम पे जो है वह आपकी हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वह आपकी उर्दू है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रथम राजकीय भाषा आपकी हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा आपकी उर्दू है। और यह प्रश्न आपका टीआरई 1-2 में पूछा गया था, तो ये इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इससे एक न एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। हो सकता हो कि पीआरटी में आ जाए या जूनियर में आ जाए, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार का राज्य गीत क्या है, तो बिहार के राज्य गीत के बारे में अगर हम बात करें तो वह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह जो है यह आपका जो लैंग्वेज वाला होता है क्वालिफाइंग हिंदी का, उसमें जो है कि यह आ सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। तो याद रखेंगे। अगला है राज्य प्रार्थना। राज्य प्रार्थना के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य प्रार्थना जो है वह है
मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करें। जी हाँ दोस्तों, क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करें। यह जो है कि वहाँ का राज्य प्रार्थना है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि बिहार की प्रमुख चित्रकला क्या है। तो वहाँ के आप जानते ही हैं, ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मधुबनी की जो चित्रकला है वह सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मधुबनी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका आ गया कि जो बिहार है उसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, यह चीज़ें पूछा गया है। तो चलिए अब हम सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार से अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए कि बिहार से जो है कि कौन सा एक ऐसा देश है जो कि सीमा साझा करता है। तो देखिए बिहार से सिर्फ एक देश सीमा साझा करता है, वह आपका कौन है? वह आपका नेपाल है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश आपका बिहार से सीमा साझा नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिहार से सटा हुआ बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश नहीं सटा है। जो आपका सिर्फ एक देश है वह नेपाल है, तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि नेपाल से सीमा से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं, तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यह 5 आपके हो गए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और 2 और आपके हैं, एक आपका है पश्चिमी चंपारण और एक आपका है पूर्वी चंपारण। तो यह 7 जिले हैं जो कि आपकी नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। इनका क्रम याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं नेपाल के, तो यह पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा लगता है। एक बार और आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप चंपारण से याद रखिए। सबसे पहले आपका पश्चिमी चंपारण आता है, फिर पूर्वी चंपारण आता है, फिर सीतामढ़ी आता है, फिर मधुबनी आता है, फिर सुपौल आता है, अररिया आता है, फिर किशनगंज आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमा से बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कुल 8 जिले लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपके पास बिहार का मैप है तो आप उसको देखिएगा और उसके बाद देख करके मैप से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कौन सा लगता है, या जो है कि आपका झारखंड से कौन कौन सा जिला लगता है। तो चलिए अब हम बात करें उत्तर प्रदेश से। तो देखिए उत्तर प्रदेश से जो जिला लगता है बिहार का, वह आपका क्या है? वह आपका एक तो रोहतास लगता है, कैमूर लगता है, और उसके बाद जो है कि आपका क्या लगता है, उसके बाद बक्सर लगता है। यह गलत लिखा गया, अवसर नहीं बक्सर है, बक्सर लगता है, फिर भोजपुर लगता है, फिर सारण लगता है, फिर सिवान लगता है, फिर गोपालगंज लगता है, और उसके बाद क्या है, पश्चिमी चंपारण लगता है। तो यह दोस्तों 8 जिले जो है वह आपका लगते हैं उत्तर प्रदेश से, तो इनको याद रखिएगा। ज्यादातर अभी तक यही पूछा गया है कि किसी जिला का नाम दे देगा और पूछता है कि यह जो जिले हैं इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगता है, उसको बताना पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका पश्चिमी बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल से सिर्फ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। वह 3 जिले कौन कौन से हैं? एक आपका कटिहार है, और दूसरा क्या है आपका किशनगंज है, और तीसरा जो है आपका क्या है, वो पूर्णिया है। तो इसको आप याद रखेंगे। वह कौन कौन से 3 जिले हैं? एक आपका कटिहार है, दूसरा किशनगंज है, और तीसरा पूर्णिया है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देख लेते हैं झारखंड से। तो देखिए उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं, और आपका जो झारखंड है उससे भी जो है कि 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के। तो इसको याद रखिएगा। वह कौन कौन से जिले हैं? आपका भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है और कटिहार है। तो यह 8 जिले जो है वह झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी रहती है तो उसको बता देते हैं, साथ ही में जब वीडियो वगैरह आती है तो उसका भी लिंक दे देते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट जो है कि वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज, आप अगर PDF वगैरह रहता है तो उसको भी शेयर कर देते हैं,
तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। कोई भी जानकारी रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए चलिए अब हम बात करते हैं कि बिहार की जो राजधानी है पटना है आपका, तो उससे कितने जो है कि जिले सटे हुए हैं, या पूछा जाता है कि जो राजधानी है उससे कितने जिले सटे हुए हैं बिहार के। तो अगर हम बात करें तो जो पटना है उससे आपका क्या है 9 जिले सटे हुए हैं। एक आपका अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, उसके बाद क्या है नालंदा के बाद आपका लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है और भोजपुर है। तो यह 9 जिले हैं जो कि आपकी बिहार की जो राजधानी पटना है उससे सीमा साझा करते हैं, सटे हुए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 2 राज्यों देशों से सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जो मतलब जिले हैं जो कि 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, या 2 देशों से या जो है कि देशों से सीमा साझा करते हैं, तो वह आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि पहला है किशनगंज। किशनगंज की अगर हम बात करें तो यह किससे करता है, यह आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही में पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह बिहार मैराथन क्लास है तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी पूछा जाता है किसी भी क्लास में, चाहे 1 to 5 में, 6 to 8 में या 9 to 12 में, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए किशनगंज के बारे में बात करें तो नेपाल और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पर कटिहार के बारे में अगर हम बात कर लें तो कटिहार किसके साथ करता है, तो पश्चिमी बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। या अगर आपसे पूछ ले रोहतास के बारे में तो रोहतास आपका जो है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, रोहतास जो है वह आपका किससे, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आपका जो कटिहार है वह पश्चिमी बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और किशनगंज के बारे में बात करें तो किशनगंज किससे करता है, तो किशनगंज जो है वह आपका नेपाल और किससे करता है, पश्चिमी बंगाल से। और आपका चंपारण भी आ जाता है। चंपारण के बारे में अगर हम बात करें, पश्चिमी चंपारण, तो वह आपका नेपाल के साथ करता है सीमा साझा, फिर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यह स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न आपका बना है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है कि बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इस स्लाइड को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यह स्लाइड देख लेते हैं। चलिए देखिए पूछा गया इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यह अगर आपके प्रश्न बन जाए एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है बिहार का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे। वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ दे तो वह कौन सा है, तो वह आपका शिवहर है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ दे वह शिवहर है, और सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर पूछ दे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। जब आप मैप देखेंगे बिहार का तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करता है, और जो है कि नेपाल के साथ भी करता है। तो वह जो है कि पश्चिमी चंपारण सबसे जो है कि पश्चिमी जिला है, उत्तरी जिला है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला जो है वह आपका गया है। गया को याद रखिएगा। गया में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है गया से, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वह आपका गया ही है, और सबसे ठंडा जिला भी गया है। तो यह याद रखिएगा। और गया में कौन सी नदी बहती है, तो यह फाल्गु नदी बहती है, तो यह भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न बनता है आपसे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको एक दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए लेते हैं कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला आपका गया है। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी जिला के बारे में, तो सबसे पश्चिमी जिला जो हो जाएगा वह आपका
कैमूर है। जी हाँ दोस्तों, कैमूर जो है वह सबसे पश्चिमी जिला है। और कैमूर कहाँ पर है? तो कैमूर अगर आप मैप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है और सबसे पश्चिम में यहाँ पर पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं पर अगर हम बात कर ले सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला जो है बिहार का वह आपका किशनगंज है, तो इसको याद रखिएगा। किशनगंज जो है कि सबसे पूर्वी जिला है और किशनगंज में जो है कि सबसे ज़्यादा बारिश भी बिहार में होती है, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वह आपका क्या है? किशनगंज है, तो याद रखेंगे। अगला है कि बिहार राज्य की जलवायु कैसी है? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य के जलवायु की, तो यह जो है कि यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। वहीं पर अगर हम बात कर लें बिहार में जो सामान्य वर्षा होती है यह कितना होती है? तो सामान्य वर्षा जो है वह 1205 मिलीमीटर होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगला है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो अभी देखिए हमने आपको पीछे ही बताया कि सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है और किशनगंज में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह जो आपके ज़िले हैं बिहार के, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा ज़िला किसके साथ सीमा साझा करता है, या कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, या जो है कि कौन सा ज़िला नेपाल के साथ लगता है, कौन सा ज़िला झारखंड के साथ लगता है। इससे जो है कि प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको मैप अच्छे से याद करना है तो आप जो है कि जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर बिहार का मैप लगा लीजिए, रोज 1-2 बार देखा करिए, सिर्फ 5 ही मिनट देखिए, लेकिन उसको देखिए। अगर आप उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं लगाए हैं, तो आप जो है कि अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा सकते हैं, या मोबाइल में रोज जो है कि ओपन करके देखिए। अगर आप सिर्फ मैप भी देखे रहेंगे रोज रोज, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं याद है, लेकिन जब आप एग्जाम में हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगे। तो इसलिए आपको मैप देखना बहुत जरूरी है। मैप देख करके पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो यह पूछा जाता है। तो देखिए न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो वह आपका कैमूर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कैमूर आ जाता है। देखिए सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज था, तो वहां पर बारिश ज्यादा हो रही थी, और सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है, तो वहां पर बारिश कम होगी। तो इस तरह से रिलेट करके याद करिए। उसके बाद रोहतास में भी कम बारिश होती है, औरंगाबाद में भी कम होती है, और गया में भी कम होती है। तो यह जो जिले हैं यह सबसे न्यूनतम जो है कि वर्षा वाले जिले हैं, इनको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ का आ गया कि सबसे गर्म जिला बिहार का कौन सा है, तो वह आपका गया है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर हम आय वाला जिला की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा आदमी कमाते कहाँ हैं, कहाँ पर ज्यादा वेतन मिलता है बिहार में, तो वह आपका पटना है। और पटना है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर बात करें तो आपका बेगूसराय है। तो इसको याद रखिएगा, पहले नंबर पर आपका पटना, दूसरे नंबर पर आपका बेगूसराय है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका शिवहर है। जी हाँ दोस्तों, शिवहर जो है कि सबसे न्यूनतम आय वाला जिला है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेंगे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और इससे जो है कि आपके प्रश्न जरूर एक न एक बनेंगे। देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है। तो देख लेते हैं इसको कि लोकसभा सदस्यों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो वह आपकी कितनी है? 40 है। तो इसको याद रखिएगा। 38 जिले हैं लेकिन सीटें 40 हैं, तो इसको याद रखेंगे। और वहीं पर बात करें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वह आपकी 16 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा पूछे तो 16 है, और लोकसभा पूछे तो 40 है। वहीं पर पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए अगर आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो वह आपकी 6 सीटें हैं। तो इसको याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं विधानमंडल के बारे में। तो देखिए बिहार में जो विधानमंडल है वह द्विसदनी है। जी हाँ दोस्तों, द्विसदनी है, मतलब बिहार में जो है कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो देखिए इंडिया के सभी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा नहीं है,
केवल कुछ ही राज्य में विधान परिषद भी हैं और विधानसभा भी हैं। जैसे आपका यूपी हो गया तो वहां पर भी विधान परिषद और विधानसभा है, वैसे ही बिहार में भी है। तो इसको आप याद रखिएगा। कैसा है? द्विसदनीय जो है कि विधानमंडल है। अगला है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की अगर हम बात करें संख्या तो वह 243 है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका मुख्यमंत्री वगैरह का चुनाव होता है उसमें कितने सीटें लड़ी जाती है? तो 243 सीटें हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो हमने लिया है बिहार में प्रथम, इससे प्रश्न तो जरूर आपके बनेंगे। 100% एक न एक प्रश्न जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का प्रथम राज्यपाल तो वह आपके कौन है? जयराम दास दौलत राम है। जी हाँ दोस्तों, जयराम दास दौलत राम जो थे वह बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो इनको याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करें सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो सबसे अधिक जो है कि मुख्यमंत्री बने रहने वाले वह श्री कृष्ण सिंह ही थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947, उसके बाद से लेकर के 1961 तक जो है कि यह मुख्यमंत्री बिहार के थे, तो सबसे लंबे समय तक थे, तो याद रखेंगे इनको। अगला है कि सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो सबसे कम कालावधि वाले जो मुख्यमंत्री थे वह आपके सतीश कुमार सिंह थे, जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह हरिजन मुख्यमंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वह भोला पासवान शास्त्री थे, तो इनको आप याद रखिएगा। और वहीं पर अगर हम बात कर लें कि बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था, तो बिहार के जो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे वह के अब्दुल गफूर थे। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल गफूर थे, जो कि 1973 से 1975 के बीच में बने थे, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार में जितनी भी चीज़ें प्रथम बार हुई हैं हमने सबको लगभग कवर करने की कोशिश किया है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी राबड़ी देवी बनती हैं। आप जानते ही होंगे इनके बारे में। अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो अभी हमने आपको बताया कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वह आपके जयराम दास दौलत राम थे। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम राज्यपाल पूछ ले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जो कि 1957 से 1962 ईस्वी के बीच आपके राज्यपाल थे। वहीं पर बात करें अगर हम कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वह स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी थे, तो इनको आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि बिहार का प्रथम महाकवि कौन था, तो बिहार का प्रथम महाकवि आपके विद्यापति जी थे। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति जी बिहार के प्रथम महाकवि थे। दोस्तों, यह सब चीज़ें जो बता रहे हैं आप नोट करते चलिएगा, और नोट नहीं कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि सबसे चीजें याद रहें। अगले आपके हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो था वह प्रथम बिहारी शेर शाह था। मतलब यह आपका जो है कि जब मुगल काल वगैरह चल रहा था उस समय की बात है, तो वह आपका शेर शाह था। और बिहार का पूछा जाता है कि बिहार का सबसे मतलब फेमस या लोकप्रिय राजा कौन था, तो वह शेर शाह सूरी ही था, तो याद रखिएगा। अगला है कि बिहार का सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था, तो देखिए बिहार का सर्वप्रथम विजय पाने वाला मुस्लिम आक्रांता जो था वह बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, वहाँ की जो किताबें थी उनको जला दिया था, तो इसको आप याद रख करिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार का वैभव नष्ट करने वाला कौन था, तो वह आपका बख्तियार खिलजी था। अगला है कि सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं वह आपका चिरांद से मिले हैं, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, तो वह आपका छपरा में पड़ता है,
तो याद रखिएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए अभी हमने बात किया था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका पटना हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से पटना हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। दोस्तों यह जो स्लाइड आपके आ गए यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सब कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं तो उससे प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसलिए आप सब कुछ याद करिएगा। अगला है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अगर आप बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शेखपुरा हो जाएगा। वहीं पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी आपका शेखपुरा ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है और जनसंख्या भी सबसे छोटा जिला जो है वह शेखपुरा ही है, तो याद रखेंगे। अगला है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे कौन है। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस जिले में, तो वह आपका शिवहर है। जी हाँ दोस्तों, शिवहर में जो है कि 1880 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है कि बिहार में लोग शिवहर में रहते हैं, कितनी घनी आबादी है। 1880 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह कैमूर है। जी हाँ दोस्तों, कैमूर भभुआ को आप जान सकते हैं, जहां पर सिर्फ 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो वह आपका गोपालगंज है। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। इसमें जो है कि 1021 औरतें पाई जाती हैं 1000 पुरुष पर। तो इसको याद रखिएगा, 1021 महिला पाई जाती है 1000 पुरुष पर। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है बिहार में, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है, जो कि 876 लोग पाए जाते हैं, मतलब 876 वुमेन हैं 1000 पुरुषों पर। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो देखिए यह प्रश्न रिपीट हो गया, पश्चिमी चंपारण है। दोस्तों हम प्रश्न को इस बार इसलिए रिपीट कर दिए हैं क्योंकि जिससे कि आपको अगर भूल रहे हो तो फिर से रिपीट होगा, तैयार हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ रिपीट किए हैं। अगला है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो देखिए अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार की किसकी है, तो वह जिला आपका रोहतास है। जी हाँ दोस्तों, रोहतास में कितना साक्षरता है, 73.37% जो है कि वहाँ के लोग साक्षर हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो वहीं पर अगर हम न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो वह आपका पूर्णिया है, जहाँ पर सिर्फ 51.08% लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट साक्षरता से जो प्रश्न है वह आपका TRE 1 में पूछा गया था और यह प्रश्न आया था, बहुत से लोग गलत करके आए थे। तो इसलिए आप साक्षरता वाला जरूर पढ़ के जाइएगा। और यह जो आपकी साक्षरता दर वगैरह है यह आपका जनगणना 2011 के अनुसार वगैरह दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूर्णिया हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी जो है वह कहाँ पर है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप इस स्लाइड को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगला है कि बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल कौन सा है, तो पटना मेडिकल कॉलेज जो है बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसको याद रखेंगे, जो कि 1925 ईस्वी में बना था, तो यह भी याद रखेंगे। अगला है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना आपकी गंडक परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी जो बहती है सबसे बड़ी परियोजना उसी पर बनी है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है, तो दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो था वह मुजफ्फरपुर में खुला था 1978 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। जहां पर हमको इम्पोर्टेंट लगा है वहां पर हम डेट भी लिख दिए हैं कि कितना कितना जो है कि कब कब ये शुरू हुआ है।
अगला बात करें अगर हम कि बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है, तो बिहार के अगर हम प्रथम भोजपुरी फिल्म के बारे में बात करें तो वह है हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबू। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आपके प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रथम फिल्म कौन सी है, तो वह आपकी है हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबू। यह भोजपुरी प्रथम फिल्म है बिहार की। वहीं पर बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म के बारे में बात करें तो कल हमारा है, यह जो थी यह हिंदी फिल्म थी। तो कल हमारा है, इसके निर्देशक कौन थे, तो इसके निर्देशक आपके थे गिरीश रंजन। तो इनको याद रखिएगा, गिरीश रंजन निर्देशक थे कल हमारा है कि यह प्रथम हिंदी फिल्म थी। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादन कहाँ होता है, तो गंधक का जो उत्पादन होता है वह रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम बिहारी था वह डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी थे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह प्रथम जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सैयद फजल अली थे। जी हाँ दोस्तों, सैयद फजल अली जो थे वह पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, तो याद रखिएगा। दोस्तों यह जो है कि आपके पीआरटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी का आप दे रहे हैं 9 to 12 के लिए देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रश्न बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी, तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वह न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित थी। जी हाँ दोस्तों, कौन थी, तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित थी। यह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला आपका है कि स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें जब स्वतंत्रता भारत को मिली तो उस समय जो है कि पटना के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जो थे वह आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी जो थे यह बिहार के प्रथम जो है कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाले आपके प्रथम व्यक्ति थे, तो याद रखेंगे। अगला है कि बिहार के प्रथम राजनीतिक के जो लोकसभा अध्यक्ष हुए वह कौन थे, वह बलिराम भगत थे। जी हाँ दोस्तों, वह बलिराम भगत थे जो कि लोकसभा अध्यक्ष हुए थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए अगर हम बात करें बिहार विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह आपके कौन थे, तो वह आपके राम दयालु सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में आप याद रखिएगा, वह कौन थे आपके, तो वह आपके राम दयालु सिंह जी थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो अगला है आपका कि विधान परिषद की प्रथम सभापति कौन थे, तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति बिहार के राजीव नंदन प्रसाद सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, राजीव नंदन प्रसाद सिंह थे, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह आज की वीडियो में यह था बिहार स्पेशल। इसके अलावा कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, चलिए आपको बता देते हैं। तो वह आपका है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि जो बिहार दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार दिवस के बारे में तो यह आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए क्या हुआ था कि 1912 ईस्वी में 22 मार्च को जो है वह बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तो इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और जो है कि एक चीज़ और पूछा जाता है, जो यह आपका 22 मार्च है इस दिन आपका क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका
टीआरई 2 में आया था, इम्पॉर्टेंट है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं कि जल दिवस मनाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं कि जल दिवस मनाते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक मनाते हैं, आंसर नहीं बताएंगे, आप कमेंट में बताइएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो है कि आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार जो है कि पहले बिहार में उड़ीसा भी था, ओडिशा भी आपका था, तो वह कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया था, लेकिन 1912 ईस्वी में जो है वह बिहार से पश्चिम बंगाल अलग हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों, यह जो कुछ भी हमने आपको इस वीडियो में कराया, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो कुछ भी हम इसमें बताए हैं, आप 2-3 बार जब आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगे और इससे अगर आपका प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में तो वह आपका नहीं छूटेगा। और इतना गारंटी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से देखने के लिए मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं जाएगा। बस आपसे निवेदन है ये कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत से लोग देख तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते तो भूल जाती हैं। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक चीज़ और करिएगा कि जो बिहार का नक्शा है उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपका माइंड बहुत तेज चलेगा और सब चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इसलिए नक्शा देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसका मैराथन चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आप जो है कि ज़रूर कमेंट करिए। और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि हम आपको PDF वगैरह देते हैं, साथ ही में जो है कि वीडियो का लिंक वगैरह भी डाल देते हैं। कोई अपडेट रहता है तो उसको भी बता देते हैं, या जो है कि क्विज वगैरह भी वहाँ पर डाल देते हैं। तो आपकी एक अच्छी तैयारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।